आज के इस कार्यक्रम के आयोजन आपके अपने सदा आपके बीच में रहकर के आपकी सेवा करने वाले युवा साथी किशन पूरा जी मंच में मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के हल्का के जिला के प्रदेश के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के लोग आज इस किसान महापंचायत न्याय में आदरणीय मेरे पिता मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के बड़े माताओं बहनों, पत्रकार सहायता दोस्तों, आज का जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे देश को आजादी कैसे मिले, देश आजाद कैसे हो। जब देश की आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था, 23 मार्च 1931 को उस वक्त के जिन युवाओं ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेज की सरकार बारी बारी से उन युवाओं से आग्रह कर रही थी, कह रही थी कि जो काम आपने किया, अगर आप उसके लिए माफी मांगोगे तो आपको हम जेल से रिहा कर देंगे। अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो अंग्रेज ने कहा था कि हम आपको फांसी पे लटका देंगे। 23 मार्च 1931 को देश की जंग आजादी की लड़ाई को लड़ते हुए शहीद भगत सिंह जी ने, राजगुरु जी ने और सुखदेव जी ने, तीनों ने अपने आप को देश की आजादी के लिए फांसी पे चढ़ना मंजूर किया। आज हम सब उन जंगे आजादी के उन सिपाहियों को, उन शहीदों को आज नमन करते हैं। आज उनके दिन को एक जश्न के रूप में मनाने का काम करते हैं। साथियों, देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश की आजादी के बाद आज जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिस अन्नदाता ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था, जिन अन्नदाताओं ने न केवल आत्मनिर्भर बनाया था, बल्कि अपने घर में पैदा हुए रोजगार बच्चों को इस देश की सीमाओं के ऊपर फौज में भर्ती करके कैसे इस देश की रक्षा की जा सके, कैसे इस देश की आजादी पे कोई आंच न आए, उसके लिए जहां अन्नदाता ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया, वही इस देश की सुरक्षा में अपने नौजवान बच्चों को लगा करके इस देश को ताकत देने का काम किया। आज वही अन्नदाता जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाया था, पिछले करीब 4.25 महीने से लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि कृषि के जो 3 नए कानून केंद्र की सरकार ने किसान के ऊपर थोपने का काम किया, वो कानून वापिस हो और देश के प्रधानमंत्री ने जो वायदा देश के लोगों के साथ किया था, उस वायदे को पूरा करें। देश के लोग कांग्रेस पार्टी से दुखी थे, परेशान थे, बदलाव चाहते थे। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार में आज से 7 वर्ष पहले
इस देश में इस किस्म के हालात पैदा कर दिए थे कि हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया में लाख शर्मिंदा था, ये सारी हदें पार कर चुका था। लोग दुखी थे, परेशान थे, लोग बदलाव चाहते थे। इस देश में कोई तीसरा मोर्चा बना नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में नाम आगे किया गया और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके, खास करके देश के गरीब से, कमजोर से, पिछड़े से, किसान से वायदे किए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो हम देश का नक्शा बदलने का काम करेंगे। किसानों के साथ वायदा किया था कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद किसान के सर पे जो कर्ज है उसको कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। वायदा किया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आपकी फसल का जो लागत मूल्य उससे 50% आपको ज्यादा देकर के मालो माल करने का काम करेंगे। वहीं गरीब आदमी से वायदा किया था कि कांग्रेस के लोगों ने जो धन इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा करा रखा है, हम उस काले धन को वापिस लेकर के आएंगे। हर व्यक्ति के खाते में जन धन योजना के तहत 15-15 लाख रुपया जमा कर देंगे। नौजवानों से वायदा किया था, कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे। हर वर्ग के लोगों से वायदे लुभावने करके सत्ता में आए। जहां सत्ता में आने के बाद किसान से किए हुए वायदे को पूरा करना चाहिए था, पूरा करने की बजाय 3 ऐसे काले कानून कृषि के बनाए जिसकी वजह से आज न केवल इस देश का किसान आंदोलन कर रहा है, बल्कि विश्व के स्तर के ऊपर खेती करने वाले किसी भी किसान का बेटा किसी भी मुल्क में जाकर के कोई भी कारोबार कर रहा है, आज वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनकर के देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रहा है कि काले कानून वापस लिए जाए, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए, ताकि देश का अन्नदाता अपने पैरों पे खड़ा होकर के जहां इस देश को आत्मनिर्भर बना रहा है, वहीं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करके आगे बढ़ सके। साथियों, जब कोरोना की महामारी आई थी, हम तो ये मान के चलते थे कि इस कोरोना से देश के लोगों को बचाने के लिए देश का प्रधानमंत्री कोई अच्छा कदम उठाएगा। हम ये मान के चलते थे कि हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों को जहां कोरोना की महामारी से बचाएगी, वहीं किसान को इंसेंटिव दे करके उस किसान का सम्मान करने का काम करेगी। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब पहले दिन लॉकडाउन लगा था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मेरे से फोन पे कहा कि देश को लंबे समय के लिए लॉकडाउन में लेकर के जाना पड़ेगा। हम आपस में कोई मीटिंग किसी एक जगह इकट्ठा होकर के कर नहीं सकेंगे, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका बहुत बड़ा भय था, बहुत बड़ा डर लोगों में पैदा हो गया था। उन्होंने कहा कि मैंने एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई है और मैं चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में कोरोना की महामारी से कैसे लोगों को बचाया जाए, इसके लिए हम आपस में समय समय पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर सके। इसके लिए इस कमेटी में मैंने आपको एक सदस्य के रूप में रखा है। उसके साथ साथ बताया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसके मेंबर हो गए। 2, 3, 4 इनके मंत्री थे, इनके मेंबर पार्लियामेंट थे। साथियों, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उस वक्त हरियाणा प्रदेश का जिसको साउथ हरियाणा हम कहते हैं, सिरसा से लेकर के आपके मेवात तक का जो इलाका राजस्थान की सीमाओं के साथ सटा हुआ है,
वहां के किसान के खेत की सरसों की फसल पक करके तैयार थी। मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आज किसान की सरसों की फसल पक करके तैयार है, लॉकडाउन लग चुका है, कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, वो अपनी फसल की कटाई कैसे करेगा, कैसे उस फसल को निकाल करके मंडी में लेकर के जाएगा, कैसे उस व्यक्ति के ऊपर टेढ़ा हुआ कर्जा उसका उतर पाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम एक एक दाना किसान का खरीदने का काम करेंगे। कहीं किसान के सामने कटाई और बढ़ाई के लिए दिक्कत आएगी तो उसकी मदद करेंगे। और ये भी कहा था कि समय लग सकता है, लेकिन एक एक दाना खरीदेंगे, वहां किसान का पैसा किसान के पास उसके हाथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, जब सरसों काट करके किसान को मंडी में लेकर के गया था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के वायदे के मुताबिक उसकी सारी सरसों खरीदी जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी पूरी सरसों खरीदने की बजाय उसके कैंप लगा दिया और कहा गया कि केवल 6 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से आपकी सरसों सरकार लेगी, बाकी बची हुई जो सरसों थी, सरसों उस साल किसान के खेत में 10 क्विंटल से 12 क्विंटल हुई थी, उसको सरकारी रेट मिला नहीं। मंडी में उस फसल को बेच करके उस किसान को कमजोर करने का काम प्रदेश की सरकार ने किया। जहां सरसों में लूटा किसान को, वहीं चंद दिन बाद जब गेहूं की फसल पक करके तैयार हुई, मैंने मुख्यमंत्री से फिर कहा कि सरसों में किसान को लूट किया गया। आपके अधिकारियों ने आपस में मिलकर के किसान की सरसों को मंडी में बेचने पे मजबूर कर दिया। मुझे कहने लगे, आप मुझे बताओ किस किस जिले के अंदर इस तरह की लूट मची। मैंने कहा यह काम मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मेरी जो जानकारी है, मैंने कहा कि महेंद्रगढ़ में लूटा, रिवाड़ी के अंदर लूटा, भिवाड़ी के अंदर लूटा। इंक्वायरी करवाने की आश्वासन दे करके मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, जिस किसी के साथ गलत हुआ उसकी भरपाई करेंगे। और गेहूं के लिए आश्वासन दे दिया था कि गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे, और साथियों ये वायदा भी किया था कि 200 रुपया बोनस के रूप में अब की बार किसान को ज्यादा देंगे। 200 ज्यादा देना तो दूर की बात थी, किसान और व्यापारी जिसका संबंध था, जो आड़ती और किसान का एक रिश्ता है, कैसे इस लॉकडाउन के अंदर उस रिश्ते को खत्म किया जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ गई थी। कह दिया गया था कि हम आड़ती के माध्यम से खरीदने की बजाय किसान की फसल को सीधा खरीदने का काम करेंगे, सीधा किसान के खाते में पैसा जमा कराएंगे। जब किसान अपना अनाज मंडी में लेकर के गया, उम्मीद तो ये करता था कि तुझे 200 रुपये बोनस मिलेगा, तेरी फसल का एक एक दाना बिकेगा, उम्मीद करता था कि तेरी पेमेंट हाथों हाथ हो जाएगी। लेकिन हैरानी की बात है, 17,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार की तरफ से हरियाणा प्रदेश की सरकार को गेहूं की खरीद के लिए केंद्रीय पूल के लिए दिया गया था। वो 17,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में आना था, उसको किसान को देने की बजाय बैंक में जमा करा दिया। 2 महीने तक लगातार किसान बैंकों के चक्कर काट रहा था, 2 महीने तक हरास हो रहा था, परेशान हो रहा था। हमारे प्रदेश की सरकार में बैठे लोगों ने उस 2 महीने के 17,000 करोड़ रुपए के ब्याज के रूप में जो 800 करोड़ रुपया बनता था, HSIDC बैंक जो था उस बैंक में जमा किया, और बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर के 800 करोड़ रुपए का गबन सरकार में बैठे लोगों ने करने का काम किया। जहां साथियों गेहूं के अंदर उठा, वहीं धान में किसान को पीटने का काम किया। और उसके बाद एक ऐसा समय इस प्रदेश में आया, बड़ी हैरानी की बात थी, देश लॉकडाउन में था, कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, हवाई जहाज के मार्ग बंद हो गए थे, रेल के मार्ग जल्दी बंद हो गई थी, कहीं आपको बस, कार, जीप, ट्रैक्टर दिखाई नहीं दे रहा था, देश के सारे कारखाने बंद थे, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, गांव-गांव के अंदर टीकरी पैरा लग गया था। लोग एक दूसरे की मदद कैसे हो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। वहीं हमारे प्रदेश की सरकार जो है
एक शराब का माफिया इस प्रदेश में खड़ा कर रही थी। एक ऐसा माफिया खड़ा किया जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर गोदामों के अंदर जो शराब रखी हुई थी, जिनके ऊपर सरकारी सील लगी हुई थी, उनके दरवाजे के रास्ते से शराब निकालने की बजाय खिड़कियां तोड़ करके पीछे से 1 करोड़ 20 लाख शराब की बोतल निकाल करके हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में, शहर में, कस्बे में, घर-घर में डिलीवरी करने का काम किया। जो 100 रुपए की बोतल थी 700-800 रुपए में देकर के किसान की जेब पे, गांव के लोगों की जेब के ऊपर डाके डालने का काम किया। भाई रजिस्ट्री घोटाला किया और रजिस्ट्री घोटाले के साथ जहाँ इस कोरोना की महामारी से बचाने के लिए कोई अपनी पीपी किट खरीदनी थी, कोई मास्क खरीदना था, कोई आपके ग्लव्स खरीदने थे, उसमें 350 करोड़ रुपए का घोटाला करने का काम किया। जहाँ प्रदेश की सरकार ने आपको दोनों हाथों से लूटा इस कोरोना की आड़ में, वहीं केंद्र की सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि आने वाले समय में किसान अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो जाए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जो हैं, कल वो आपकी जमीनों के मालिक बन जाए। आप उस जमीन के अंदर मजदूरी करने का काम करें। जब इस तरह के कानून बनाए गए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मात्र एक हरियाणा प्रदेश की ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे पहले पार्टी की स्टेट बॉडी की मीटिंग बुला करके इन तीनों काले कानूनों का जहां विरोध किया, वही किसान को इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया था कि आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी लड़ाई आप लड़ेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा होकर के जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। आज साथियों, पूरे प्रदेश के अंदर, जहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों लोग पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, जो लगातार दिल्ली की सीमाओं पे बैठ करके केंद्र की सरकार को आगाह करने का काम करें कि इन काले कानूनों को वापस लेने का काम करो। वहीं उन लोगों की कैसे मदद हो सके, इसके लिए लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बिना झंडा, बिना बैनर लिए हुए एक वॉलेंटियर के रूप के अंदर उन बाहर से आए हुए लोगों के बीच में, उन लोगों को किसी किस्म की दिक्कत कठिनाई ना हो, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी मदद करने का काम कर रहा है। मैं आप लोगों से भी आह्वान करने के लिए आया हूँ। ये लड़ाई सबसे पहले कुरुक्षेत्र से शुरू हुई थी। आपको याद होगा, पीपली के अंदर किसान जब अपनी मांग को लेकर के इकट्ठा हो रहे थे, उन किसानों की सरकार ने बात सुनने के बजाय उन 79 लोगों के ऊपर पुलिस से लाठीचार्ज करवाया था, वाटर कैनन बनवाने का काम किया था। बहुत सारे किसानों के सर पैर तोड़ दिए गए थे। जहाँ सरकार में बैठे लोग कह रहे थे कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वही उसी सरकार का हिस्सा बड़े हुए कुछ लोग कह रहे थे कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये लाठियां किसान के पीठ पे नहीं, चौधरी देवलाल के पीठ पे लगी है। जो चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, वही लोग आज चौधरी देवलाल की नीतियों को जहाँ कमजोर कर रहे हैं, वही चौधरी देवलाल की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी के गिरने रखने का काम किया हुआ है। आज वो लोग इस प्रदेश में फिर से भाव कैसे खराब हो, इसके लिए साथियों लगातार जहाँ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कार्यक्रम बना करके लोगों के बीच में जाने की कोशिश करते हैं। लोग विरोध करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब हो। माहौल खराब ना हो, इसके लिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, आपसे कहने आया हूँ कि आप इस आंदोलन को शांति में बना करके रखे। जहाँ जो आंदोलन करने वाले लाखों लोग आज जो सीमाओं के ऊपर बैठे हैं दिल्ली की, उन लोगों की कैसे मदद हो, इसके लिए अपने गांव से कहीं दूध इकट्ठा करो, कहीं लस्सी इकट्ठा करो, कहीं गांव से पैसा इकट्ठा करके उन लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराने का काम करो। मैं उम्मीद करूंगा कि उस आंदोलन का हिस्सा गांव का हर व्यक्ति बनेगा और हर व्यक्ति इस आंदोलन का हिस्सा बन करके इस देश के अंदर किसान की पगड़ी पे जो बीजेपी के लोगों ने हाथ डालने का काम किया है, कहीं उस किसान को कमजोर करने के लिए इस किस्म के कानून बनाए हैं। उस सरकार को न केवल झुकाने का काम करोगे, बल्कि उस किसान को माफी मांगने पे, उस सरकार को माफी मांगने पे मजबूर करोगे। वहीं तीनों काले कानूनों को वापस करवा करके एमएसपी का कानून बनवाने का, ये लड़ाई लड़ने का काम करोगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लड़ाई में अपनी बड़ी जिम्मेवारी निभाने का काम करोगे। मैं एक बार, क्योंकि आपको भी काफी देर होगी, मेरे भी आगे 3-4 कार्यक्रम में मुझे हो जाना है,
मैं एक बार फिर भाई किशनपुरा का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, इसने मुझे आपके अपने गांव में बुला करके आपके रूबरू होने का मौका दिया, आपसे रूबरू होने का मौका दिया। वहीं आपसे निवेदन भी करने आया था कि साथियों, इस लड़ाई को कमजोर मत पड़ने देना। किसान की पगड़ी का सवाल है, इस सरकार ने किसान की पगड़ी के अंदर हाथ डाला है। किसान कभी किसी को पहले छेड़ता नहीं है। जब किसान के सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है, कोई किसान को अगर मजबूर करता है और छेड़ता है तो किसान फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। अब मौका आ गया, इस सरकार को हर हालत में सत्ता से बाहर करना है और सत्ता से बाहर करके किसान की पगड़ी को फिर से सम्मान दिलाने का काम करना है। यही बात आपसे कहने और करने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आपने जो मान सम्मान जो पगड़ी जो भेंट करी, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूंगा, आपकी दी हुई पगड़ी को कभी आंख नहीं आने दूंगा। आपकी दी हुई पगड़ी को कभी किसी के कदमों में नहीं रखने का काम दूंगा। आपकी पगड़ी का सम्मान करूंगा, न केवल सम्मान करूंगा बल्कि जब तक इस पगड़ी को केंद्र की सरकार इस पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश किया है, वो इस बात के लिए माफी नहीं मांग लेगी, तब तक आपकी इस लड़ाई में इस पगड़ी के सम्मान को इसी तरह से ऊपर उठा करके रखने का काम करूंगा। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।